हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस सीरीज में हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। हम बात करेंगे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रीलिम्स 2022 के लिए। जानेंगे एग्जैक्टली कि क्या क्या चीज़ें इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग 200 टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक्स जो हैं आपके प्रीलिम्स में, आने वाले प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, सबसे हम डिटेल में इसको कवर करेंगे। यहाँ पे जो कवरेज रहेगा वो फैक्चुअल रहेगा। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको भी कवर किया जाएगा और उससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है इस समय होली की सेल है, तो यहाँ पे सिक्का 33 कोड लगा के आप किसी भी प्रोग्राम पे 33% का डिस्काउंट जो है अवेल कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम अगर आप स्टडी आई की प्लेटफॉर्म से परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको फ्लैट 33% इस कोड के साथ डिस्काउंट है। शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले पॉलिटी की। सबसे इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं कि लगभग 20% या फिर 20 से 22 क्वेश्चन जो हैं वो पॉलिटी के आते हैं, तो पॉलिटी को यहाँ डिस्कस करना काफ़ी नेसेसरी है। तो पॉलिटी की जो पहली न्यूज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। न्यूज़ में था, जानेंगे एग्जैक्टली क्या है। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने क्या किया, एक्सटेंशन जो है अप्रूव कर दिया है इसके टेन्योर को, और कहा है कि 2022 यानी 31 मार्च 2022 को जब टेन्योर खत्म हो रहा है उसके बाद 3 साल तक ये बोर्ड और काम कर सकता है। जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है, ये कमीशन 3 साल तक और काम करेगी। जानते हैं एग्जैक्टली इस कमीशन का काम क्या है और ये किस तरह की बॉडी है। देखिए, इसको 1993 में स्टैब्लिश किया गया था। नेशनल सफाई कर्मचारी एक्ट के थ्रू इसको हम लाए थे। तो इससे कह सकते हैं कि हम ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। लाए क्यों थे? गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन चाहिए थी किस तरह से वेलफेयर जो है सफाई कर्मचारी का किया जा सकता है, किस तरह से इवैल्यूएट की जा सकते हैं वेलफेयर स्कीम्स, जो गवर्नमेंट स्कीम्स लाए। गवर्नमेंट किस तरह से मैनुअल स्कैवेंजिंग को फोकस करे, कैसे उसको एलिमिनेट करे, सफाई कर्मचारी के ग्रीवेंसेस को कैसे यहाँ पे हैंडल करे। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी सफाई कर्मचारी की कंप्लेंट आती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पूरी कमीशन का देखना होता है। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का ये ऑब्जेक्टिव होता है। अब जो मेन वर्क असाइन रहते हैं वो सबसे पहले होते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2013 का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको इस पर्टिकुलर कमीशन को मीट करना होता है। ये देखना है कि एक्ट इंप्लीमेंट हुआ नहीं हुआ। कोई एडवाइस अगर देनी है गवर्नमेंट को इसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए, सेंटर या स्टेट को, याद रखिएगा सेंटर और स्टेट दोनों को अगर कोई एडवाइस देनी है तो वो ये कमीशन देती है। साथ ही साथ कोई कंप्लेंट्स हैं इन कॉन्ट्रावेंशन टू द फुलफिलमेंट या नॉन कॉन्ट्रावेंशन या नॉन इम्प्लीमेंटेशन आप कह सकते हैं टू द फुलफिलमेंट ऑफ द एक्ट, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो कमीशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सफाई कर्मचारी के लिए। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्योंकि हम सफाई कर्मचारी कमीशन की बात कर रहे हैं तो कुछ डेटा की भी बात कर लेते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग का, जो हाल ही में आया था। ठीक है, 2019 में हाईएस्ट नंबर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग डेथ जो है वो देखी गई थी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे एंगेज हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग में। लगभग 30,000 लोग जो हैं वो मैनुअल स्कैवेंजिंग में किसी भी स्टेट की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट हैं इन केस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। इसको लेके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक कैंपेन भी लॉन्च की थी। वो चाहते थे कि सेंसिटाइजेशन हो इन लोगों के जॉब्स का, लोग समझे कि ये जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं इनको इस तरह के हमें काम में नहीं उतारना है, हमें बेसिकली यहाँ पे मशीन्स का यूज़ करना है। इनको सफाई मित्र का जो दर्जा दिया जाने लगा। तो MOHU ने एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, जिसमें इन सफाई मित्रों की सुरक्षा की बात की जाने लगी। देखो, हम देखते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेके की वजह से कई बार डेथ आपने देखा वर्कर्स की होती है कि जब वो सेप्टिक टैंक को क्लीन कर रहे होते हैं बिना किसी गियर के, सेफ्टी गियर्स के, तो इस दौरान उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू द फ्यूम्स और गैसेस जो अंदर ड्रेन से आती हैं। तो इसके चलते यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का कहना है कि हम ये कैंपेन को सशक्त कर रहे हैं, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज लेके आए हैं। 246 सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया है और एक कॉल सेंटर हेल्पलाइन को भी ऑपरेशनलाइज किया है कि अगर आप सेप्टिक टैंक और सीवर को क्लीन कराना चाहते हैं तो 345 सिटीज़ का एक डेटा है जिसमें 414420 करके नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। वहाँ से मशीन बेस्ड जो क्लीनिंग है, आपने देखा वैक्यूम बेस्ड क्लीनिंग जो है वो कराई जाएगी। इसी के साथ साथ इस बार वर्ल्ड टॉयलेट डे भी सेलिब्रेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट द्वारा। ये 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो एक अवेयरनेस कैंपेन रहा जिसमें सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 में सेलिब्रेट किया गया था। साथ ही साथ एक स्वच्छ अमृत दिवस को भी रखा गया। क्या है स्वच्छ अमृत दिवस? ये अवार्ड सेरेमनी थी जिसमें रोल और एफर्ट्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया स्टेट्स के, देन उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज के, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के स्वच्छ सर्वेक्षण
2021, ठीक है। और साथ ही साथ गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन की भी यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया, किस तरह से गार्बेज फ्री स्टेटस जो है, स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन जो है हम दे सकते हैं सिटीज़ को। अच्छा, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की बात कर रहे हैं तो किस तरह से यहाँ पे एक कैंपेन चल रही है इनकी सेफ्टी के लिए। 31 स्टेट्स और यूटीज़ ने रिस्पॉन्सिबल सैनिटेशन अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया है और सैनिटेशन रिस्पॉन्स यूनिट्स बनाई हैं जो इन सफाई मित्रों के लिए, सफाई मित्र के लिए काम करेंगी। साथ ही साथ यहाँ पे नोटिफाई किया गया है कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक को नहीं यूज़ में लेके आएंगे। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो बैन रहेगा 50-55 माइक्रोन से नीचे का। अच्छा, साथ ही साथ महुआ ने यहाँ पे एक डेजिग्नेटेड या एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म डिज़ाइन दिया है। एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म डिज़ाइन की गई है अलग अलग कैटेगरीज से, जिससे पता चल जाएगा कि कौन स्वीपर है, कौन सेप्टिक टैंक क्लीनिंग के लिए है। और साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे स्वच्छता कमांडोज का इनको दर्जा दिया गया। तो एक तरह से प्रिविलेज जॉब इनको दी गई है, मतलब सोसाइटी में अपने आप को किसी से कम ना समझे। ये जो काम कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस जिसे कहा जाता है। तो सैनिटेशन वर्कर्स जो भी एंगेज हैं अंडरग्राउंड क्लीनिंग में, सीवर में, सेप्टिक टैंक्स में, उनको स्वच्छता कमांडोज का स्टेटस मिला है। जो रोड स्वीपिंग में एंगेज हैं, वेस्ट कलेक्शन में, उन्हें सफाई मित्र का स्टेटस मिला है। इसी के साथ साथ स्वच्छता सुपरवाइजर का स्टेटस मिला है। इनफैक्ट उनकी जो आप ड्रेस देखेंगे, जो इनकी यूनिफॉर्म है, वो निफ्ट NIFT से डिज़ाइन की गई है। तो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस को इंक्लूड किया गया और उस हिसाब से डिज़ाइन जो है किया गया। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से इस जॉब को भी एक अच्छा दर्जा देने की कोशिश की गई है। अच्छा, अभी हमने बात की गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन की। ये क्या है ये देख लेते हैं एग्जैक्टली। देखिए, गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग जो सर्टिफिकेशन है उसके ना कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, किस तरह से सिटीज़ को ये स्टार रेटिंग मिलेगी। तो यहाँ पे 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार ये सिटीज़ को रेटिंग रहेगी, ठीक है। तो ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा जो कि जो वहाँ की म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन है उनको मिलेगा। तो क्या क्या इसमें पैरामीटर्स हैं ये देख लेते हैं कि क्या आपके यहाँ पे डोर टू डोर कलेक्शन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है गार्बेज का। सिग्रेशन हो रहा है एट सोर्स, यानी घर से ही कूड़ा जो है अलग करके लेके जाया जा रहा है। आपने देखा ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को लेके हमेशा से एक चर्चा रहती है कि हम लोग वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, हर तरह का वेस्ट एक ही जगह में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। इससे वेस्ट जो है वो सिगरेट नहीं हो पाता और सबसे ज़्यादा है कि डिस्पोजल जो है उसका वो ईजिली नहीं होता। साथ ही साथ स्वीपिंग की बात पब्लिक और कमर्शियल रेजिडेंशियल एरियाज़ में किस तरह से है, लिटर बिन्स इंस्टॉल्ड हैं या नहीं है, यानी डस्टबिन्स हैं या नहीं है, स्टोरेज बिन्स हैं नहीं है, वेस्ट प्रोसेसिंग कैसा है, आपके पास वेट वेस्ट प्लांट्स हैं, वेट वेस्ट के लिए आपके पास वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी कितनी है, ड्राई वेस्ट प्लांट्स हैं, कैपेसिटी कितनी है, और अगर कोई ग्रीवांस है लोगों को तो वो आपका सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक्शन ले रही है। इसके अलावा एसेंशियल पैरामीटर्स भी यहाँ पे रखे गए हैं इस गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग में। तो बल्क वेस्ट जनरेटर कंप्लायंस कैसी हैं, देन उसके बाद पेनल्टी स्पॉट फाइन्स कितने हैं, सिग्रेशन सिटी लेवल पे हो रहा है नहीं हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ किस तरह से काम कर रही हैं, साइंटिफिक लैंड फिलिंग हो रही है नहीं हो रही है। देखिए, लैंड फिलिंग क्या होता है, आपने देखो आपके शहरों के बाहर जाके कूड़ा जो है वो डंप कर दिया जाता है। अगर आप दिल्ली के आसपास हैं, आपको देखते होंगे दिल्ली में घुसते हुए बड़े बड़े पहाड़ कूड़े के, तो वो अल्टीमेटली लैंडफिल साइट्स हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आप उसको साइंटिफिकली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या वहाँ पे बायोमास को यूज़, मतलब बायोमास जनरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं साइंटिफिकली, वेस्ट जो है डिस्पोज ऑफ हो रहा है नहीं हो रहा है, वेस्ट सड़ तो नहीं रहा है, उससे आसपास हवा खराब तो नहीं है, पानी में तो नहीं मिल रहा है जाके वो, उसके बाद ड्रेन्स क्लॉग तो नहीं है, स्क्रीनिंग हो रही है और ये नालास की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पैरामीटर्स में। फिर डिज़ायरेबल पैरामीटर्स भी रखे गए हैं कि किस तरह से आप रिमीडिएशन इन प्रॉब्लम्स का लेके और रिसाइकलिंग आप वेस्ट की कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए आपने देखा किस तरह से GFC के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार सर्टिफिकेशन आएगा। जैसा स्टार सर्टिफिकेशन होगा सिटी जो है वो उतना बेटर अपने आप को, ऑब्वियसली बाकी सिटीज़ के कंपैरिजन उतना बेटर उसको फंड्स वगैरह भी दिए जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पे ना इंसेंटिव बेस की भी बात की जा रही है कि जिस सिटी की स्टार रेटिंग बेटर है कल वो आगे जाके सरकार से ज़्यादा फंड्स ले सकती है अपने डेवलपमेंट में। तो एक तरह से इंसेंटिवाइजेशन हो रहा है। अच्छा, अभी हमने टर्म यूज़ किया था मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो इसको भी समझ लेते हैं क्योंकि इस बार काफ़ी न्यूज़ में था। मैनुअल स्कैवेंजिंग होता क्या, देखिए जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है जब उसे हाथ से रिमूव किया जाता है, जब जो बिना किसी मशीन के यूज़ के उसको रिमूव किया जाता है सीवर से, सेप्टिक टैंक से, तो उसको हम कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। 2013 के बाद ये जो प्रैक्टिस है भारत में बैन थी, ठीक है। इसको प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर रिहैबिलिटेशन एक्ट ने इसको बैन कर दिया था और साथ ही साथ ये कहा था कि कोई भी इंडिविजुअल मैनुअल क्लीनिंग में, कैरिंग में, डिस्पोजिंग में नहीं इन्वॉल्व होगा। वो सारा जो डिस्पोजल है वो सारा का सारा मशीन बेस्ड होगा। 2013 में डेफिनेशन जो है इसको ब्रॉडन भी किया गया और ये कहा गया कि कोई भी पर्सन जो सेप्टिक टैंक को क्लीन करने में, डिच को क्लीन करने में, रेलवे ट्रैक्स को क्लीन करने में इन्वॉल्व है वो हम मैनुअल स्कैवेंजिंग मानेंगे।
मैनुअल स्कैवेंजिंग को यहाँ पे डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस यानी इनह्यूमन बताया गया और कहा गया कि हमारे हिस्टोरिकल इनजस्टिस हमने कम्युनिटी के साथ किया है, उनकी डिग्निटी हमने खराब की है, तो हमें इसको करेक्ट करना है। तो यही सारी चीज़ें हमें इस पर्टिकुलर न्यूज़ में जाननी थी। तो यही सारी चीज़ें इसमें फैक्चुअली इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के नए रूल्स की तरफ। अब सेकेंड में देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग के रूल्स हैं डेप्यूटेशन से रिलेटेड और यहाँ पर रूल 6 को अमेंड करने की बात की गई थी। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली इशू क्या है। इशू ये है कि जो काडर के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम किसी भी IAS IPS ऑल इंडिया सर्विस वाले को हम सेंटर बुला लेंगे, सेंट्रल डेप्यूटेशन पे ले आएंगे, ठीक है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस काडर रूल्स 1954 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे अमेंडमेंट किया है। इसका इम्पैक्ट ये है कि बहुत सारे स्टेट्स ये कह रहे हैं कि हमारे एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हैम्पर कर रहा है। कोई भी ऐसा ऑफिसर जो स्टेट की सर्विस में लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए, सेंटर उसको बुला लेगा तो फिर वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। यूनियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब हमारे पास ओवर राइडिंग पावर्स हैं। अगर हम किसी भी IAS IPS ऑफिसर को सेंट्रल डेप्यूटेशन मतलब एक बार समझ लेते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, जब आप IAS ऑफिसर बनते हैं या फिर आप सिविल सर्विस में IPS बनते हैं तो UPSC आपका रिक्रूटमेंट करके आपको DOPT को हैंड ओवर कर देती है। DOPT जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपका डिप्यूटेशन स्टार्ट करती है। अब आपको कार्डर एलोकेशन किया जाता है, आपको स्टेट्स के पास भेजा जाता है, अब आप स्टेट्स में काम करते हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी कोई भी स्पेसिफिक फोर्स नहीं है, अपनी कोई भी स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इन्हीं ऑफिसर्स को समय समय पे जरूरत पड़ने पे यूज करती है। लेट अस से कोई ऑफिसर वेस्ट बंगाल काडर में पोस्टेड है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को यूज होगा, उसकी जरूरत होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सेंट्रल डेप्यूटेशन पे बुला लेगी। जब काम उसका खत्म हो जाएगा उसको वापस भेज दिया जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को यूज क्यों पड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में आप देखते हैं IAS ऑफिसर्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं। ये सारे लोग जब मिनिस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, सरकार के एग्जीक्यूटिव फंक्शन को देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए इनको समय समय पे बुलाना पड़ता है। इनका काम हो जाने के बाद इनको वापस भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे अब एक टसल दिख रहा है कि स्टेट्स जो हैं, जो नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट वाली स्टेट्स हैं, जो हम कहें नॉन BJP स्टेट्स हैं, वहाँ पे एक टसल दिख रहा है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से कोई ऑफिसर को बुलाना चाहती है तो स्टेट्स जो हैं वो उनको रिलीव नहीं करती और ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर कोई और ऑप्शन देखना पड़ता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम IAS के जो सेंट्रल डेप्यूटेशन या फिर काडर सर्विस रूल्स हैं उसके सेक्शन 6 को, रूल 6 को हम अमेंड कर रहे हैं और हम ओवर राइडिंग पावर अपने पास रख रहे हैं। मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऑफिसर को मांगेगी, स्टेट गवर्नमेंट उसको मना नहीं कर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उस ऑफिसर को काम करने आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है सेंट्रल डेप्यूटेशन। पहले सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी होता था, लेकिन अब सेंटर कह रही है कि हमारे पास ओवर राइडिंग पावर्स हैं। तो देखिए, पहले होता क्या था? पहले ये होता था कोई भी ऑल इंडिया सर्विस का ऑफिसर है वो सेंटर पे डेप्यूटेशन के लिए बुलाया जा सकता है, प्रोवाइडेड उसकी कॉन्करेंस जरूरी है, वो भी तो आना चाहे, कंसेंट नेसेसरी है। यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट ऑफिसर जो DOPT में होते हैं वो नॉमिनेशंस मंगाते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, पूछते हैं आपके यहाँ पे कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जो सेंट्रल डेप्यूटेशन में जाना चाहते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, उन ऑफिसर्स से पूछती है कि आप में से कौन कौन दिल्ली में सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करना चाहता है कुछ समय के लिए, तो कोई अपना नाम दे सकता है, तो उसका नाम जो है नॉमिनेशन की लिस्ट में चला जाता है। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनेशन आते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है, उनका करियर प्रोफाइल देखा जाता है कि हमारे लिए कितना उपयोगी है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग लिस्ट जो है प्रिपेयर की जाती है और स्टेट्स को भेज दी जाती है, फिर वो सेंट्रल डेप्यूटेशन पे आ सकते हैं। अगर हम अभी के डेटा की बात करें MHA की वेबसाइट की, सिर्फ 10 IPS ऑफिसर्स हैं जिन्होंने स्टेट से अपने आप को आने की बात की है, मतलब जिन्होंने कंसेंट दिया कि हम आना चाहते हैं सेंट्रल डेप्यूटेशन पे। 4 DG रैंक के हैं, सुपरिटेंडेंट रैंक के ऑफिसर्स हैं। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑफिसर्स की ज़रूरत है और उनके पास वो अवेलेबल नहीं है। अब देखिए, ये इशू क्यों है? क्योंकि सबसे पहले आपने देखा एक ऑल इंडिया सर्विस जो है वो क्रिएट की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 312 में बात होती है ऑल इंडिया सर्विस की। वहाँ ये कहा गया था कि सेंटर जो है वो ऑल इंडिया सर्विस राज्यसभा जो है वो क्रिएट कर सकती है, ठीक है। और ये ऑल इंडिया सर्विस क्या होगी? कॉमन होगी यूनियन एंड स्टेट के लिए। प्रॉब्लम ये नहीं ऑल इंडिया सर्विस होगी, किसकी होगी? कॉमन होगी। यानी जो पर्सन स्टेट में डिप्यूटेड है, AIS सर्विस का है, वो सेंटर में भी लाया जा सकता है और सेंटर में है तो स्टेट में भेजा जा सकता है। देखिए, काडर तो होम काडर तो स्टेट ही बनेगा ना, वहां से सेंटर में लाया जाता है, सेंटर का अपना कोई काडर नहीं होता। अब यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 ने ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाएगी किस तरह से रिक्रूटमेंट को रेगुलेट करना है। आपने देखा UPSC करती है, साथ साथ किस तरह से कंडीशन ऑफ सर्विस को रखना है और ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स को कैसे काम कराना है। साथ ही साथ अभी IAS IPS IFS जो हैं उनको ऑल इंडिया सर्विस में आप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो ऑल इंडिया सर्विस का पार्ट है। अब इशू क्यों हुआ? क्यों गवर्नमेंट को ये नॉर्म जो है, रूल जो है अमेंड करना पड़ा? वेस्ट बंगाल के कुछ ऑब्जेक्शंस थे।
वेस्ट बंगाल से कुछ जो ऑफिसर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने मांगे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा उनको हम अभी नहीं भेज सकते। जब यहाँ पे जब यहाँ पे स्टेट ने सेंटर ने कहा कि हम लॉज चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपने लिए एक ओवरराइडिंग पावर रख रहे हैं, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कह रही है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है और हमारे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खराब करेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा कि यही हो सकता है कि सेंटर जो है वो पूछ सकती है स्टेट गवर्नमेंट से, अगर कोई ऑफिसर नहीं आना चाहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको इंसिस्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पे देखो वेस्ट बंगाल कह रहा है कि अगर आप इंसिस्ट कर रहे हो ऑफिसर्स को कि वो डेपुटेशन के लिए आए, तो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन भी तो इम्पैक्ट हो रहा है। कोई ऑफिसर लंबे समय से सीएम के साथ लगा हुआ है, ठीक है, स्टेट में, अगर उसको बीच में ही बुला लिया जाएगा सेंटर में, तो वो अपना काम बीच में छोड़ना उसको पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि जब तक हम रिलीव ना करें आप उनको नहीं ले जा सकते। तो ये एक बड़ा यहाँ पे दोनों सेंटर और स्टेट के बीच का टसल बना हुआ है। तो इस ऑफर लिस्ट में अब आपने देखा कि वेस्ट बंगाल का ये कहना है कि हमने अभी तक ऑफर लिस्ट में आपको इन नाम को भेजा ही नहीं है, तो आप इनको कैसे बुला रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 6(1) में एक बात क्योंकि बहुत क्लियर लिखी गई है कि अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट होगा तो स्टेट का जो डिसीजन है उसको इफेक्ट दिया जाएगा सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट के डिसीजन को बेसिकली पहले कहा जाता था स्टेट के डिसीजन को इफेक्ट दिया जाएगा, लेकिन अब जो रूल 1 चेंज हो रहा है वो कह रहे हैं कि सेंटर के डिसीजन को यहाँ पे इफेक्ट जो है दिया जाएगा। सेंटर का जो डिसीजन है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक कैच ये है कि जब तक वो ऑफिसर कंसेंट नहीं देगा तब तक आप उसको नहीं ले जा सकते। क्योंकि अगर आप इसी रूल्स के 6(2) को पढ़ेंगे, इसी बुक के 6(2) रूल को पढ़ेंगे, वहाँ पे किया है कि ऑफिसर को भी विलिंग होना नेसेसरी है। कोई भी कार्डर ऑफिसर जो भी डिप्यूटेड है ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी तरह के ऑल इंडिया सर्विस में, बिना उसकी कंसेंट के आप उसको सेंटर में नहीं ले जा सकते। इनफैक्ट जनवरी 2021 में वेस्ट बंगाल में एक पिटीशन भी, वेस्ट बंगाल के एक लॉयर ने पिटीशन भी फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि 6(1) रूल जो है स्ट्रक डाउन कर दीजिए, जहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि सेंटर के पास ओवरराइडिंग पावर है। अब यहाँ पे देखो कोर्ट ने कहा कि देखो हमें इसमें कोई मेरिट नहीं दिख रहा है, सेंटर स्टेट का आपस का मसला है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये लोग मिल के सुलझा लेंगे, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि सेंटर के पास भी अपनी कोई फोर्स नहीं है, देखो सेंटर को भी ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन भी रुकेगा अगर स्टेट ऑफिसर्स को रिलीव नहीं करेगा। यूजुअली हमने हमेशा देखा है कि जब भी टसल होता है तो सेंटर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता है। आपने देखा ये टसल एक अल्पन बंदोपाध्याय करके आईएएस ऑफिसर थे, उनको लेके इलेक्शन से पहले हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली उस समय यही हुआ था कि उस टसल में सेंटर उनको बुला रही थी और उन्होंने सेंटर जाने से मना कर दिया था। और अल्टीमेटली क्या हुआ, क्योंकि मना क्या कर दिया था, उनको स्टेट गवर्नमेंट ने ही रिलीव नहीं किया था। देखो क्या होता है कि जब आप एक नए डिपार्टमेंट में जाते हो तो पुराने डिपार्टमेंट में जिसमें आप काम कर रहे हो तो उसका रिलीव करना बहुत नेसेसरी होता है। जब तक पुराना डिपार्टमेंट आपको रिलीव नहीं करेगा आप नए डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं कर सकते। और एग्जैक्टली यही हुआ यहाँ पे अल्पन बंदोपाध्याय के केस में, स्टेट गवर्नमेंट ने उनको रिलीव ही नहीं किया, और जब तक आप एक जॉब से रिलीव नहीं हो गए आप दूसरे जॉब को ज्वाइन नहीं कर सकते। और इसी तरह से स्टेट जो है वो सेंटर पे जाने वाले डिप्यूटेशन वाले ऑफिसर्स को इसी तरह से रोक रहा है। इनफैक्ट आपने देखा पहले भी ये हो चुका है कि आईपीएस ऑफिसर्स के भी केस में सेंटर ने कहा था कि 3 आईपीएस ऑफिसर, जब जेपी नड्डा वाला इशू हुआ था, जब स्टोन पेल्टिंग हो गई थी कॉन्वॉय पे, तब कहा था कि आप इनको भेज दीजिए, आप इनको सेंटर से स्टेट से सेंटर भेज दीजिए, लेकिन स्टेट ने रिफ्यूज़ कर दिया था, बोले हमारे पास ये आईपीएस ऑफिसर्स कम है तो हम आपके पास कहाँ से भेजते हैं। तो अल्टीमेटली फिर मैटर रिजॉल्व हो गया था। देखिए इस पूरे के पूरे सिनेरियो का ना सॉल्यूशन सिंपल यही है। हमने देखा कि वैकेंसीज जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। इनफैक्ट आईएएस आईपीएस की सर्विसेज में हमने पहले भी देखा है कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, और वैकेंसीज जब तक फुलफिल नहीं होंगी, जब तक कंप्लीटली फिल अप नहीं होंगी, तब तक ये जो टसल है ये बढ़ता जाएगा। इनफैक्ट एज ऑफ नाउ हमने देखा कि आईपीएस ऑफिसर्स की अगर हम बात करें, जो टोटल नंबर ऑफ फोर्स है देश में, उससे लगभग 30 से 35% ऑफिसर्स कम पड़ रहे हैं। तो ऐसे में सेंटर को क्या करना चाहिए, सेंटर को रादर देन इस टसल में पड़ने से सेंटर को भी एक बात पे पहल करनी चाहिए कि वो वैकेंसीज जो हैं बढ़ा दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिक्रूटमेंट करे। जब ज़्यादा लोगों का रिक्रूटमेंट होगा तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो टसल है वो भी अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। इस पर्टिकुलर न्यूज़ में यही समझना था। नेक्स्ट जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, वो है नेशनल लोक अदालत के केस में हुआ क्या रहा। देखो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने ये कहा है कि हमें प्रॉम्प्ट और इनएक्सपेंसिव जस्टिस देनी है सिटीजन्स को। इसके लिए हम एडीआर मैकेनिज्म को अपने स्ट्रेंथन करेंगे। हम आगे देखेंगे एडीआर के लिए भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एडीआर के लिए अब एक अपना स्टैंड अलोन लॉ जो है भारत में लाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये कहा है कि नेशनल लोक अदालत जो है वो काफ़ी इफेक्टिव रही है। इनफैक्ट ये कहा गया कि नेशनल लोक अदालत काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रही है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, और जो नंबर ऑफ केसेस हैं पेंडिंग थे कोर्ट्स के ऊपर वो कम हुए हैं। कंट्री में आपने देखा लगभग
एक 12,78,000 केसेस जो हैं वो यहाँ पे रिजॉल्व किए गए थे। 1,27,00,000 सॉरी जो केसेस हैं वो रिजॉल्व किए गए 4 नेशनल लोक अदालत के थ्रू, और एक रिकॉर्ड नंबर जो केसेस है वो सॉल्व किए गए। अच्छा, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लोक अदालत क्या होती है, क्या इसका स्टैट्यूटरी स्टेटस है, जो प्रीलिम्स हमसे पूछा जा सकता है। देखो, सबसे पहली बात देखेंगे, लोक अदालत एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। ये एक फोरम है जहाँ पे डिस्प्यूट्स जो हैं पेंडिंग है कोर्ट में, उनको आप देखेंगे रिजॉल्व किया जा सकता है कोर्ट के बाहर। ठीक है, तो एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है जहाँ पे डिस्प्यूट केसेस जो कोर्ट में पेंडिंग है उनको, या फिर प्री लिटिगेशन स्टेज पे हैं, अभी लिटिगेशन में नहीं गए हैं, उन्हें सेटल किया जा सकता है, कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है उनके बीच में, पार्टीज के बीच में एमिकेबली। अब ये लोक अदालत आई कहाँ से? देखिए, लोक अदालत का जो मेन पावर है उनको मिलता है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। तो 87 से आप कह सकते हैं कि लोक अदालत को यहाँ पे हमने एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया। आपको याद होगा 39A जो DPSP है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है फ्री लीगल एड की, और उसी के चलते इस तरह की लोक अदालत को स्टैब्लिश किया गया है। अब ये प्रोविजंस क्या है इनके? कोई भी डिसीजन होता है लोक अदालत का, वो सिविल कोर्ट का डिसीजन माना जाता है और बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज पे। सबसे बड़ी बात यह है कि लोक अदालत के डिसीजन को आप किसी और कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं ले जा सकते। तो लोक अदालत में कौन से मैटर्स आएंगे? सिविल मैटर्स आएंगे, ठीक है, क्रिमिनल मैटर्स नहीं आएंगे, सिविल मैटर्स आएंगे। सिविल मैटर्स जो हैं वो जब एक बार रिजॉल्व कर दिए गए तो उनको आप लेके किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, ठीक है, तब भी उस केस में कोई अपील नहीं होगी, कोई भी उसमें फर्दर अवार्ड जो है या उस अवार्ड को कहीं और चैलेंज आप नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन क्या होता है कि फ्री हैं आप लिटिगेशन को यहाँ पे इनिशिएट करने के, अप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन के केस में आप जा सकते हैं, मतलब उस मैटर को फ्रेश आप परस्यू कर सकते हैं। अगर आप लोक अदालत से खुश नहीं हैं, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, उस मैटर को फ्रेश परस्यू करेंगे, फिर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके उसको फाइल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखना होगा। सबसे बड़ी बात है कि ये लोक अदालत जो है बिना किसी कोर्ट फी के काम करती हैं, यहाँ पे कोई फी नहीं रहती, ये फ्री लीगल एड के कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। कोई भी पेंडिंग मैटर है, ठीक है, तो अगर वो लोक अदालत के पास आ जाता है तो जो भी ओरिजिनल कोर्ट को फी दी होती है, लेट अस से मैटर जो है वो पेंडिंग था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन अब पार्टीज जो है वो मूव करना चाहती है कि चलो लोक अदालत चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो होने वाला कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपने जो फीस कोर्ट फी जमा कर दी थी वो आपकी रिफंड हो जाएगी, और यहाँ पे जो मैटर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, बात आती है कि कौन डिसाइड करता है। तो जो भी केस डिसाइड करते हैं लोक अदालत के, वो मेंबर्स होते हैं लोक अदालत के, ठीक है, उनका एक स्टैट्यूटरी कॉन्सिलेटर का रोल होता है। वो पार्टीज को, देखिए, यहाँ पे ना जजमेंट नहीं दी जाती, यहाँ दोनों के हितों की बात की जाती है, यहाँ पे कॉन्सिलेशन किया जाता है, रिकंसाइल किया जाता है, और परसुएशन के थ्रू दोनों पार्टीज को समझाया जाता है कि आप कैसे डिस्प्यूट जो है आराम से बैठ के सुलझा सकते हो, आपको हर बात में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। देखिए, यहाँ कोर्जन नहीं होगा, प्रेशराइज नहीं होगा। अगर दोनों पार्टीज जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हैं तो फिर उन्हें प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। अब बात हमने की थी मेंबर्स कौन कौन होते हैं। देखिए, 3 मेंबर यूजुअली आपको दिखेंगे। एक तो यहाँ पे आपको सिटिंग या रिटायर्ड जज दिखेंगे, वो जो चेयरमैन होंगे। उसके बाद 2 और मेंबर्स होंगे, एक लॉयर होंगे और एक सोशल वर्कर होंगे। ठीक है, वो सोशल वर्कर उस पर्टिकुलर फील्ड के होने चाहिए, लॉयर को उसके बारे में एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए, और जो रिटायर्ड जज हैं, जुडिशियल ऑफिसर हैं, वो उसके, या फिर कोई सिटिंग जज हैं, वो उसके चेयरमैन होंगे। अब यहाँ पे लोक अदालत जो है कोई भी ऐसे मैटर को नहीं डिसाइड करेगी जो अपने आप से उस पर पहुंचे, यानी अल्टीमेटली ये है कि जहाँ पे वो अपने आप से, मतलब खुद के डिसीजन से उसको डिसाइड नहीं करेगी, उसको सेटलमेंट के थ्रू ही डिसाइड करने की कोशिश कीगी। आशा ये रहेगी कि दोनों मेंबर्स जो हैं या दोनों जो पार्टीज हैं वो एमिकेबली उस बात पे पहुंचे, दोनों अग्री करें। बाद में ये ना कहें कि हम पे तो फोर्सफुली इस मैटर को डाला गया था। तो दोनों का अग्रीमेंट पूछ लिया जाता है, दोनों पार्टी से पूछ लिया जाता है कि बताइए आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली मैटर जो है हम परसुएट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे एग्जैक्टली कौन कौन से केसेस जो हैं लोक अदालत में ले जाए जा सकते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा मैटर जो पेंडिंग हो किसी भी कोर्ट में, दोनों पार्टीज को लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा या फिर हमें बहुत जल्दी जस्टिस नहीं मिल पाएगी, अब हमें लोक अदालत की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो वो जा सकते हैं वहाँ से केस पे ड्रॉ करके। कोई भी ऐसा केस जो अभी किसी कोर्ट में नहीं गया हो, जिसकी प्रिपरेशन चल रही हो, फाइलिंग चल रही हो कोर्ट में जाने के लिए, प्री लिटिगेशन स्टेज पे हो, या फिर कोई भी ऐसा केस जो कंपाउंडेबल इन नेचर हो, वो जाएगा लोक अदालत में। देखिए, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें 2 पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, जिसमें इंडिविजुअल हार्म होता है, सोसाइटल हार्म नहीं होता। नॉन कंपाउंडेबल यूजुअली आप देखेंगे क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो वहाँ पे लोक अदालत हम नहीं जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है, एक परमानेंट लोक अदालत की भी बात की जा रही है। अगर आप लोक अदालत की वेबसाइट पे देखेंगे तो एक अलग तरह की लोक अदालत है, वो है परमानेंट लोक अदालत।
सेक्शन 22 भी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में इस्टैब्लिश की गई है। ये परमानेंट बॉडी की तरह सेटअप की जाएगी। इसमें चेयरमैन होंगे, 2 मेंबर्स होंगे, प्री लिटिगेटिव मैकेनिज्म दिया जाएगा, कॉन्सिलेशन दिया जाएगा, सेटलमेंट की बात की जाएगी और कौन कौन सी सर्विसेज के लिए परमानेंट लोक अदालत है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, पोस्टल, टेलीग्राफ एक्सेट्रा। यहाँ पे अगर कोई भी पार्टी जो है वो सेटलमेंट नहीं रीच कर पाती है तो परमानेंट लोक अदालत जो है वो जुरिडिक्शन देगी, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी और अल्टीमेटली मैटर को यहाँ पे दोनों केसेस या दोनों पार्टीज पे वो फाइनल बाइंडिंग होगा। जुरिडिक्शन की बात करें तो परमानेंट लोक अदालत लगभग 1 करोड़ तक के केसेस को सुन सकती है। अगर यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं हो पाता तो लोक अदालत जो है वो अपने आप डिसाइड करके अवार्ड दे देगी और जो भी अवार्ड आएगा वो फाइनली दोनों पार्टीज पे मानने होगा, दोनों को मानना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पार्टीज जो हैं वो बात कर सकती हैं कि ओरल स्टेटमेंट, स्पीडी सेटलमेंट हो डिस्प्यूट का, ये सारी चीज़ें परमानेंट लोक अदालत के थ्रू सॉल्व की जा सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रक्चर क्या है लोक अदालत का, देखिए लेवल और कॉम्पोजिशन क्या है लोक अदालत का। यूजुअली लोक अदालत अलग अलग लेवल पे आपको मिलेगी। स्टेट अथॉरिटी लेवल मिल जाएगी, स्टेट लेवल पे मिल जाएगी। स्टेट लेवल पे जो लोक अदालत होंगी उसमें एक सिटिंग जज, रिटायर्ड जज होंगे हाई कोर्ट के, ठीक है, या फिर कोई रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होंगे, एक लीगल प्रोफेशन का मेंबर होगा, एक सोशल वर्कर होगा। देखिए होंगे 3 ही मेंबर्स बट वो आपके हाई कोर्ट से हो सकते हैं। फिर हाई कोर्ट लेवल पे आप देखेंगे सेक्रेटरी हाई कोर्ट के, वो बेंच बनाएंगे लोक अदालत की। यहाँ पे सेम सिटिंग मेंबर जज होंगे, सिटिंग जज होंगे हाई कोर्ट के, रिटायर्ड जज होंगे। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा तो यहाँ पे लोक अदालत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिएट की जा सकती है। तो यहाँ पे जो भी एक रिटायर्ड ऑफिसर होगा वो एक जुडिशियल ऑफिसर हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हो सकता है। एंड यूजुअली यहाँ पे एक तालुक लेवल पे भी रहती है जो तालुक लेवल पे मैटर को रिजॉल्व करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखें, इस तरह से हमने क्या किया, हायरार्की ऑफ लोक अदालत बनाई हुई है कि लेटेस्ट से आप तालुक लेवल पे रहते हैं तो तालुक की लोक अदालत पे जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं या फिर स्टेट लेवल पे आप लोक अदालत पे अकॉर्डिंगली जा सकते हैं। इसके अलावा नेशनल लोक अदालत का भी एक कॉन्सेप्ट है। नेशनल लोक अदालत जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे की जा सकती हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे करी जाती हैं और वो लगभग हर मैटर पे की जाती हैं और मंथली ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है मोबाइल लोक अदालत का। इसको हमने देखा केरला ने इसको 2015 में स्टार्ट किया था। मोबाइल लोक अदालत, एक एरिया में आके अदालत लगेगा, ठीक है, तो मोबाइल होगा, लेटर से वो गाँव गाँव घूम कर जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करेंगी। इस तरह से मोबाइल लोक अदालत का कॉन्सेप्ट जो है ये कंट्री में अलग अलग जगह पे किया जा रहा है, ठीक है। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लोग ट्रैवल करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को, मैकेनिज्म को बेटर करते हैं, लोगों को जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमें टॉपिक देखना है वो है राइट टू प्रिवेसी की, ठीक है। राइट टू प्रिवेसी की अगर मैं आपसे बात पूछूं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से फंडामेंटल राइट में लिखा है तो एक्सप्लिसिटली ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। याद रखिएगा आर्टिकल 21 से एक इम्प्लाइड राइट ओवर द टाइम आया, वो है राइट टू प्रिवेसी। वो बात करता है राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू प्रिवेसी भी है। अब ये क्यों न्यूज़ में था, रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें ये कहा है कि आप अगर मैंडेट करेंगे सीसीटीवी कैमरा स्पा के अंदर, ठीक है, जो स्पाज होते हैं, मसाज थेरेपी सेंटर्स होते हैं, वो बेसिकली अगेंस्ट राइट टू प्रिवेसी है। क्योंकि केएस पुट्टुस्वामी केस में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्रिवेसी एक एसेंशियल फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ का, बिना राइट टू प्रिवेसी के राइट टू लाइफ एंजॉय नहीं की जा सकती। पर्सनल लिबर्टी भी बिना प्रिवेसी के एंजॉय नहीं की जा सकती, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है राइट टू लाइफ का। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें, आर्टिकल 21 एक सबसे इंपॉर्टेंट राइट है जो कहता है राइट टू लिबर्टी होगी, पर्सनल लिबर्टी होगी, राइट टू लाइफ होगा बाय अ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी जिस तरह से लॉ एक प्रोसीजर स्टैब्लिश करेगा उस तरह से स्टेट जो है वो आपकी राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी जो है वो प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो एक तरह से पार्ट 3 का ये कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है और ये सस्पेंड नहीं किया जाएगा इमरजेंसी के टाइम भी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे समझने की हैं। तो राइट टू प्रिवेसी पे स्पेसिफिक फोकस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केएस पुट्टुस्वामी केस में कहा था कि राइट टू प्रिवेसी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। इसी को आप आधार जजमेंट से भी जानते हैं। इसमें हुआ क्या था, बेसिकली एक पर्सन केस पुट्टुस्वामी जो थे एक्स जज थे, उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप अपने आधार को, पैन को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करिए, वो नहीं करना चाहते थे। उसके अगेंस्ट उन्होंने केस फाइल किया और कोर्ट ने भी कहा कि आप यहाँ पे अपना डेटा किसी थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट के साथ शेयर नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास राइट टू प्रिवेसी है और स्टेट की ड्यूटी है कि आपका डेटा प्रोटेक्ट करे क्योंकि आपके पास राइट टू प्रिवेसी है। इसके लिए हम GDPR लॉज जैसे लॉज भी आप देख रहे हैं भारत में लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी वो पेंडिंग है हमारा। तब तक हम ये समझ लेते हैं कि अदरवाइज ये मैटर कैसे गाइड हो रहा है। ये मैटर जो है
वो आर्टिकल 21 से अभी गाइड हो रहा है। अगर आपको लगता है कहीं पे भी आपकी प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट है तो आप आर्टिकल 21 में उसको एज अ फंडामेंटल राइट डिमांड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वेरियस फॉर्म भी कोर्ट ने बताया कैसे कैसे होते हैं राइट टू प्राइवेसी के। राइट टू बॉडी ऑटोनॉमी, इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी, प्राइवेसी ऑफ चॉइस, ये सारी चीज़ें राइट टू प्राइवेसी के कंपोनेंट में आती हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह हमने राइट टू प्राइवेसी को काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक दर्जा जो है वो दिया है। अच्छा, बात करते हैं आर्टिकल 21 की। देखा जाए आर्टिकल 21 को हम मान के चलते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब 2 लाइनों में लिखा हुआ आर्टिकल है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोर्ट ने इसको ओवर द टाइम एक्सपैंड किया है। इस राइट में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन है। अगर आप बात करें केहर सिंह केस से, तो केहर सिंह केस में कोर्ट ने बहुत पहले कहा था कि राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू एनिमिस्टिक लिविंग नहीं होता। राइट टू लाइफ का मतलब होता है राइट टू लिव विद डिग्निटी, और एक डिग्निफाइड लाइफ के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। उस पर्टिकुलर डिग्निटी को ओवर द टाइम अलग अलग केस लॉज में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपैंड किया। जैसे कि मनेका गांधी केस में कहा राइट टू गो अब्रॉड भी एक तरह से एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। राइट टू प्राइवेसी पुट्टुस्वामी केस में कहा गया। राइट टू एजुकेशन के लिए कहा गया। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब कोई भी पर्सन जेल में अलग से अकेला बंदी नहीं बनाया जाएगा, उसको वहाँ पे जेल में लोगों से मिलने जुलने दिया जाएगा। राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग एक राइट बनाया गया। राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, मतलब किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी मिली है और सालों साल अगर वो जेल में सड़ता है तो वो भी उसके राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है। राइट टू शेल्टर की बात की गई। राइट टू पेवमेंट ड्वेलर्स की बात की गई, ठीक है। राइट फॉर हॉकर्स की बात की गई, जो पटरी पे रेडी पटरी पे अपना सामान बेचते हैं, उनके लिए कहा गया कि राइट टू लाइवलीहुड है। राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल एड की बात की गई आर्टिकल 21 में। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल डेथ, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, डॉक्टर के असिस्टेंस को। रिसेंटली इस राइट में कई राइट्स जोड़े गए हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ केरला में, हदिया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में राइट टू मैरिज को भी एक आर्टिकल 21 के अंडर फंडामेंटल राइट जोड़ा गया। देखिए ये आर्टिकल 21 क्यों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हर साल, क्योंकि पिछले 3 साल से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन मोड में आर्टिकल 21 अलग अलग केस लॉज में नए नए राइट्स जोड़े जा रहे हैं। तो इस तरह से राइट टू मैरिज जोड़ा गया। राइट टू इंटरनेट भी केरला हाईकोर्ट ने कहा कि ये भी एक तरह से फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो अगर स्टेट अननेसेसरी इंटरनेट को यहाँ पे ब्लॉक करता है तो वो भी अगेंस्ट राइट टू लाइफ है। तो इस तरह से इस राइट को ओवर द टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन मिला। अब देखिए इस राइट के इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशन इसका देखा गया है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 ये कहता है कि स्टेट जो है वो आपकी राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेगी बाय प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लंबे समय तक जो कोर्ट है वो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ पे ही चलते रहे। अगर कोई भी ऐसा लॉ गवर्नमेंट लेके आती है जो आपके आर्टिकल 21 को छीन लेता है आपसे, और वो लॉ पार्लियामेंट ने पास किया है, तो उस लॉ को अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन मनेका गांधी केस में यहाँ पे 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टैंड को चेंज किया और ये कहा कि राइट जो है, राइट टू लाइफ जो है, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू भी प्रोटेक्ट किया जाता है। यानी कोई भी अगर लॉ पार्लियामेंट लेके आती है तो उस लॉ का सेन होना बहुत ज़रूरी है। उस लॉ का आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 के कॉन्सोनेंस में होना ज़रूरी है। वो लॉ आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, वो लॉ जस्ट लॉ होना चाहिए, और वो लॉ जो है लिबर्टी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन किया, और कोर्ट्स ने कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी उतना ही इंपॉर्टेंट टर्म है जितना प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने यूएस कोर्ट से लिया। तो इस तरह से हमने एक्सपैंड किया आर्टिकल 21 को, राइट टू लाइफ को, और उसी एक्सपेंशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द टाइम ये सारे राइट्स जो हैं प्रोवाइड किए। जैसे राइट टू क्लीन एयर की बात करें, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट टू फूड की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए भी कोर्ट ने कहा कि देखो राइट टू फूड भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, राइट टू फूड भी यहाँ पे आपको देना ज़रूरी है। राइट टू क्लीन वाटर की बात करें, राइट टू क्लीन एयर, जैसे ये सारे राइट्स जो हैं ओवर द टाइम आए हैं। क्यों आप आए हैं? क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो होना चाहिए। यानी कोशिश ये करे सरकार कि वो जब भी एक लिविंग की बात कर रही है तो उस लिविंग का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। मियर जीना जो है वही सब कुछ नहीं होता। एक अच्छा लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि सब करोड़पति बने। अच्छे लाइफस्टाइल का मतलब है जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लिविंग की वो स्टेट इंश्योर करे। तो इंश्योरिंग बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो आर्टिकल 21 का एक पार्ट बना, एंड अकॉर्डिंगली आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन जो है होता गया। देखिए कोई भी आपको क्या करना, आर्टिकल 21 को लेके कोई भी
नया जो कॉन्सेप्ट आता है, कोई भी नया राइट यहाँ पे ऐड होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखिएगा, उसको यूपीएससी आर्टिकल 21 के लिए पूछ सकती है। अच्छा, एक टर्म और बार बार यूज़ हो रही है आजकल, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर ये कहता है कि पावर जो है, लॉ मेकिंग पावर या कोई भी ऐसी पावर है, एक पर्टिकुलर बॉडी में कंसंट्रेटेड नहीं रहेगी। लेजिस्लेचर के पास पावर है लॉ बनाने की, एग्जीक्यूटिव के पास पावर है एग्जीक्यूट करने की, और जुडिशरी के पास पावर है इन दोनों को चेक करने की। तो ये है बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें यह कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कर्टेल नहीं किया जा सकते, ठीक है। लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो आपके फंडामेंटल राइट्स ले ले, एग्जीक्यूटिव ऐसा कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं करेगी जो आपके फंडामेंटल राइट्स ले ले, और जुडिशरी चेक करेगी कि आपके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड हैं या नहीं हैं। अच्छा, देखिए, क्लियरली अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में मेंशन है, तो देखो आर्टिकल 50 तो कहता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सेपरेशन जो है वो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, एक डीपीएसपी देके रख दिया गया था। बट ओवर द टाइम अगर आप मेंस पर्सपेक्टिव से समझेंगे तो हमारे यहाँ डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को फॉलो किया जाता है। इनफैक्ट आर्टिकल 142 में क्लियरली कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो लेजिस्लेचर के लॉज को चेक कर सकती है कि उसके लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है या नहीं है। वो एग्जीक्यूटिव को चेक कर सकती है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, लोगों को उनके राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो इस तरह से आर्टिकल 21 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। राइट टू प्राइवेसी के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, राइट लाइफ के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो देखिए, आर्टिकल 21 में स्पेसिफिकली इनमें से कोई भी राइट मेंशन नहीं है। ये सारे के सारे जो राइट्स हैं ओवर द टाइम ये आप इन्फर कर सकते हैं, इन्होंने अपनी जो पावर है वो ड्रॉ करी है आर्टिकल 21 से, और सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स के थ्रू, हाई कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स के थ्रू इस पर्टिकुलर राइट का एक्सपेंशन हुआ है। सिमिलरली डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की हम बात करें तो एज सच बोल के सेपरेशन ऑफ पावर नहीं लिखा है। हाँ, आर्टिकल 50 इस बारे में चर्चा करता है कि जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का सेपरेशन होना चाहिए, जिसको हमने बहुत लंबे समय पहले अचीव कर लिया था, क्योंकि जो पहले आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते थे उनके पास कुछ जुडिशियल फंक्शंस भी होते थे, वो लेके अब डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिए गए। तो यहाँ पे ये चीज़ हम अचीव कर चुके हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं भारत में तो हम डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हमने डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस को फोकस किया हुआ है, जिसमें जुडिशरी जो है वो चेक रखती है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे, लेजिस्लेचर जो है वो चेक रखती है जुडिशरी पे। अगर कोई जज बहुत ज़्यादा लेटर से जज कॉन्स्टिट्यूशनली जो है नहीं ठीक से काम कर रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, तो वहाँ पे जज को रिमूव किया जा सकता है, जज का रिमूवल कर सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किया जा सकता है। इस तरह से हम डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस को इंश्योर करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन यानी रूल ऑफ लॉ जो है वो फॉलो हो। तो ये इंपॉर्टेंट इन दोनों पॉइंट्स के लिए था। नेक्स्ट हमें देखना है राइट टू बी फॉरगटन का। आर्टिकल 21 से ही ये बेसिकली जो है पावर ड्रॉ करता है, आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस ड्रॉ करता है। यहाँ पे राइट टू बी फॉरगटन में ये कहा जा रहा है राइट टू प्राइवेसी को अगर हम एक स्टेप आगे बढ़े तो कोर्ट ने भी कहा है वो राइट टू फॉरगटन होगा। क्यों? न्यूज़ में तो आपको याद होगा ज़राफर सिंह मुंडी केस आया था, एक बंगाली एक्टर था उसके केस में आया था, आशुतोष के केस में था। तो ये बहुत सारे केसेस अभी बहुत लंबे समय से बार बार कोर्ट पहुंच रहे हैं। तो इसके लिए हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने पूछा है कि क्या एग्जैक्टली हमारे पास राइट टू बी फॉरगटन के लिए कुछ प्रोविजंस हैं। तो सेंटर ने कहा है कि बिल्कुल हमारे पास एक जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 है वहाँ पे हम राइट टू बी फॉरगटन की भी बात करेंगे। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, वेस्ट जो है इसको अडॉप्ट कर चुका है, यूरोप अडॉप्ट कर चुका है। राइट टू बी फॉरगटन ये है कि अगर लेटर से इंडिया में कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है वो चाहता है कि उसकी कोई भी ऑनलाइन पोस्ट है जिसमें एक एम्बैरेसिंग पिक्चर हो, वीडियो हो, न्यूज़ आर्टिकल्स हो जिसमें उनके बारे में मेंशन किया गया है, वो बेसिकली यहाँ से हम डिलीट कर दिए जाएं तो ये सब रिमूव और डिलीट किए जा सकते हैं। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेथी ने एफिडेविट में कहा है कि इंटरनेशनल लीगल कॉन्सेप्ट है राइट टू बी फॉरगटन का, ये इवॉल्व हो रहा है, राइट टू प्राइवेसी से एक स्टेप अहेड है। यानी जब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 में अगर राइट टू प्राइवेसी की तो राइट टू फॉरगटन की भी हमें बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक जो बिल आएगा, देखिए बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, जब आएगा तो पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स की बात की जा रही है कि बिल जो है वो गवर्न करता है कि डेटा शेयरिंग और डेटा फिड्यूशरी के केस में कैसे काम होगा। लेट अस से क्या गवर्नमेंट अगर किसी थर्ड पार्टी को असाइन कर लेती है, क्या वो फिड्यूशरी और डेटा होगी? फिड्यूशरी मतलब क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस डेटा को प्रोटेक्ट करने की। गवर्नमेंट कैसे उस डेटा को यूज़ करेगी, थर्ड पार्टी कैसे करेंगी और फॉरेन कंपनीज कैसे यूज़ करेंगी। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पर्सनल डेटा का डेफिनेशन दिया हुआ है। पर्सनल डेटा वो है जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स, एट्रीब्यूट्स, आइडेंटिटी जो है वो एक सिंगल इंडिविजुअल के
आप ले सकते हैं। बिल जो है कैटेगराइज करता है सर्टेन पर्सनल डेटा, जिसमें एक सेंसिटिव पर्सनल डेटा हो, फाइनेंशियल डेटा हो, बायोमेट्रिक डेटा हो, कास्ट, रिलीजियस, पॉलिटिकल बिलीफ हो, ये सब किस तरह से गवर्नमेंट यूज़ करेगी। अच्छा, अब इसको लेके जैसा मैंने कहा ना कि पहले भी काफ़ी केसेस आ चुके हैं। इनफैक्ट याद होगा 17/4/2021 को एक केस आया था। केस क्या था, एक पर्सन था, वो वेस्ट में जॉब कर रहा था अमेरिका में। तो जब भी जिस कंपनी में वो जॉब के लिए अप्लाई करता तो कंपनी उसका प्रोफाइल चेक करने के लिए गूगल करती थी। तो गूगल में एक केस सामने आ जाता था, एक मीडिया रिपोर्ट सामने आ जाती थी, जिसमें ये कहा था कि वो पर्सन जो है किसी पर्टिकुलर नारकोटिक्स के केस में पकड़ा गया है, लेकिन बाद में प्रूव हो गया था कि उस पर्सन पे वो नारकोटिक्स नहीं थे, तो कोर्ट ने उसको छोड़ दिया था। अब ऐसे में वो कह रहे हैं कि मेरी जो रेपुटेशन है वो हैम्पर हो रही है, क्योंकि कोई भी कंपनी मुझे रखने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल को एक डायरेक्शन दिया कि आप जो भी आपके सर्च इंजन में इस पर्सन से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको डिलीट कर दीजिए। जब भी सर्च हो तो ये पर्सन का डेटा जो है वो ऊपर ना आए। और यहीं से राइट टू फॉरगॉटन की कहा जाता है। भारत में भी शुरुआत जो है दिखने लगी थी 2021 से। अब जहाँ हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आएगा, तब हमें पता चलेगा एग्जैक्टली किस तरह से हम यहाँ पे इस राइट को एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो देखते हैं एग्जैक्टली किस तरह से वो लेके आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कहा है कि राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल में चैप्टर 20 में क्लियरली लिखा है राइट टू बी फॉरगॉटन है। यहाँ पे कहा जा रहा है डेटा प्रिंसिपल को कि कोई भी डेटा प्रिंसिपल है, मतलब जिससे वो डेटा रिलेटेड है। लेटर से मेरे से डेटा रिलेटेड है तो मैं डेटा प्रिंसिपल हो गया। मेरे पास राइट है कि मैं रिस्ट्रिक्ट करूँ और इस पर्टिकुलर डेटा को गूगल में अवेलेबल होने से। डिस्क्लोजर जो है मेरी पर्सनल डेटा की, मेरे डेटा की फिड्यूशरी की नहीं हो पाए। ठीक है, तो जो डेटा फिड्यूशरी यहाँ पर है, जैसे कि गूगल यहाँ पे डेटा फिड्यूशरी है, वो मेरा डेटा हैंडल कर रही है, तो वो उसके और मेरे बीच में एक फिड्यूशरी मतलब एक रिलेशनशिप है अच्छा, जिसमें वो मेरे इस डेटा को प्रोटेक्ट करके रखेगी और हर किसी को नहीं दिखाएगी। तो राइट टू बी फॉरगॉटन में यूज़र जो है डीलिंग कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो कि डेटा फिड्यूशरीज रख रही हैं। तो डेटा फिड्यूशरी यहाँ पे कोई भी हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई ज्यूरिस्टिक एंटिटी हो सकती है, ऐसी कोई भी कंपनी हो सकती है जो पर्सनल डेटा को प्रोसेस कर रही है। यहाँ पे सेंसिटिविटी ऑफ डेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि याद रखना कि डेटा सेंसिटिव है या नहीं है। सबसे पहले आता है इस मैटर को ओवरसी कौन करेगा। डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है ये ओवरसी करेगी इस मैटर को। वो देखेगी कि जो रिक्वेस्ट है वो जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, अब क्या वो डेटा वाकई में प्रोटेक्ट करने लायक है या नहीं है। लेटर से अब हर पर्सन अपना डेटा प्रोटेक्ट करने पहुंच जाएगा तो फिर कुछ पर्टिकुलर इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम ये देखेंगे कि डेटा सेंसिटिव तो नहीं है जो पब्लिक में है। अगर वो सेंसिटिव है, पब्लिक डोमेन में है, तो उसको हटाने की बात की जाएगी। अच्छा, राइट्स, यहाँ पे आपके पास राइट है, लेकिन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेगा कि डेटा जो है वो हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। क्या उसकी स्केल ऑफ डिस्क्लोजर है, क्या उसकी डिग्री ऑफ एक्सेसिबिलिटी है, पब्लिक लाइफ में डेटा होने से किस तरह से उस पर्सन की रेपुटेशन हैम्पर होती है, सेंसिटिविटी किस तरह से यहाँ पे डिस्क्लोज हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ की बात हम करें तो बाकी कंट्रीज़ कैसे इस मैटर को रेगुलेट करती हैं। तो सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी जो है वो राइट टू फॉरगॉटन की बात करती है। वो कह रही है कि यूरोप में भी काफ़ी प्रोमिनेंट हो चुका है। इनफैक्ट स्पेनिश कोर्ट्स ने इस तरह के डेटा फिड्यूशरी रिलेशनशिप को गवर्न करने की बात कही है। कहा है कि जिस तरह से प्रिंसिपल डेटा अपने डेटा को रिमूव करने की बात करता है तो आपको करना चाहिए। लेटर से कोई पर्सन ये कहता है गूगल से कि आप मेरा डेटा हटा दो, तो वो गूगल यहाँ पे बेसिकली उसकी ब्रीच ऑफ प्राइवेसी कर रही है, उस डेटा को हटाना पड़ेगा। अच्छा, यूरोपियन यूनियन ने भी इस राइट टू बी फॉरगॉटन की बात की है कि किस तरह से पर्सनल डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं। EU जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि किस तरह से ये डेटा जो है अब GDPR लॉज में, डेटा प्रोटेक्शन जो है वो GDPR लॉज में लाया जा रहा है और राइट टू बी फॉरगॉटन को यहाँ पे बेसिकली रेगुलेट या राइट टू बी फॉरगॉटन को यहाँ पे प्राइमेसी जो है वो दी जा रही है। अब जैसे EU के एक हाईएस्ट कोर्ट ने भी रूल किया था कि राइट टू बी फॉरगॉटन इन यूरोपियन लॉ में बिल्कुल आएगा, ठीक है, लेकिन हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ EU में एप्लीकेबल होगा। मतलब कोई पर्सन यूरोप में बैठ के इस बात को गवर्न कर सकता है, लेकिन हाँ, इंडिया में लेटर से वो कहना चाहे कि नहीं मैं यूरोप में रहता हूँ और इंडियन गवर्नमेंट इसको फॉलो करे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया कि GDPR जो रूल्स हैं वो सिर्फ यूरोप में ही एप्लीकेबल होंगे, ग्लोबल डेटाबेस पे वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे यही कहा गया कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि सर्च इंजन जायंट जो है वो बेसिकली जो वेब डेटाबेस है, जो वेब का जो कंटेंट है वो अपने ग्लोबल डेटाबेस से हटा दे या फिर एटलीस्ट कोशिश करे कि यूरोप से वो डेटा जो है वो हट जाए। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस तरह से हम जो है राइट टू प्राइवेसी की बात या राइट टू बी फॉरगॉटन की बात कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें, बाकी कंट्रीज इसको कैसे रेगुलेट करती हैं। UK ने भी रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में कहा गया है कि कोई भी पर्सन इस तरह का लेटर से वो
एक ऑफेंडर रहा है, तो जब वो रिलीज़ हो जाए तो उसका डेटा जो है हटा दिया जाए, पब्लिक से हटा दिया जाए, वो अनटेंटेड लाइफ जी पाए। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन के भी डायरेक्टिव्स में कहा जाता है कि पर्सनल डेटा को इस तरह प्रोसेस नहीं किया जाए। देन यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस में भी कहा गया है कि इस तरह से आप रेगुलेट करें। इंडिया की हम यहाँ पे बात करेंगे तो इंडिया में देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा जो लॉ है वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अब जब भी इस लॉ को फाइनली लोकसभा पास करेगी तभी ये मैटर जो आगे बढ़ पाएगा। तो आशा करता हूँ करंट अफेयर्स का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है मतलब एक के बाद एक सीरीज़ में आते रहेंगे। आपको क्या करना है, आपको जो भी प्रोग्राम आपको परचेस करना है हमारी वेबसाइट से, आपको सिक्का 33 कोड लगाना है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।